हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 भारतीय वन ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 कृषि संसाधन। कृषि संसाधन के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लिए हैं। इसका पहले भी हम लोग 2 वीडियो प्रकाशित कर चुके हैं। इसके अलावे इस पाठ के कारण बताएं प्रश्नोत्तर है और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है। सभी को हमने पहले प्रकाशित कर चुके हैं। आज हमारी बारी है लघुत्तरीय क्वेश्चन की। वन शॉट होगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, हम लोग छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, इसीलिए चलते हैं हम लोग कहाँ कारण ये लघुतरीय प्रश्नोत्तर एक की तरफ। सुनिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनना। भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है? अच्छा देखो, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अच्छा, कृषि प्रधान देश कहने के पीछे कुछ तो रीजन है क्या? आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जिसके कारण उसको कृषि प्रधान कहा जाता है? यहाँ की भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी? पहली बात है कि यहाँ की मिट्टी। पूरे भारत में अगर देखोगे तो समतल मृदा की संख्या, मिट्टी की मात्रा जो है ज्यादा है। डिस्टर्ब नहीं करें। समतल मिट्टी जो है ना सबसे ज्यादा है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। एक भौगोलिक दशा क्या हो गया? समतल मृदा। अच्छा, खेती के लिए दूसरी चाहिए वर्षा। तब पूरे भारत में अगर हम देखते हैं, अगर छिटपुट करके, तो पूरे भारत में थोड़ा ज्यादा करके सब जगह बारिश होती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है भारत में जहां बारिश नहीं होती है। हाँ, कहीं ये होता है कि मानसूनी बारिश होती है, कहीं शीतकालीन वर्षा होती है। नहीं, तो जहां मानसूनी बारिश होती है उसी हिसाब से हम लोग फसल लगा लेते हैं, और जहां शीतकालीन वर्षा है वहां उसी हिसाब से फसल लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो सूखा है। खेती के लिए चाहिए क्या? चाहिए वर्षा, और लगभग पूरे भारत में वर्षा होती है। दोनों उपलब्ध हो गई। अब चलिए, किसी भी फसल को बढ़ने के लिए एक तापमान होनी चाहिए, और तापमान कितना? तो अपने यहाँ 10 से लेकर के 40 डिग्री तापमान है। तो किसी फसल को 10 चाहिए, 7 चाहिए, और किसी को चाहिए 40। तो जहां 10 डिग्री तापमान है, जोन मौसम में 10 रहता है, तो वो वाला फसल लगा लेते हैं कि 10 में वृद्धि करेगा। आज जोन मौसम में 40 डिग्री तापमान हो जाता है, तो 40 वाला पौधा लगा लेते हैं कि 40 में बढ़ेगा क्या? अब जैसे मकई को वृद्धि विकास के लिए, गन्ना के वृद्धि विकास के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए क्या? तो उसको ठंडा में बुआई नहीं करते हैं, तब उसको करते हैं हम लोग गर्मी में। लेकिन गेहूं के पौधा के वृद्धि विकास के लिए तापमान चाहिए 10, 12, 15, तो हम लोग ठंडा में बुआई कर लेते हैं क्या? और उत्तर भारत में तापमान है तो उत्तरी भारत में करते हैं, दक्षिण भारत में नहीं है तो वहां नहीं करते हैं। वहां वर्षा ज्यादा है तो वहां पर दूबा धाने की खेती कर लेते हैं। नहीं समझ में आएगा? तब भारत में भौगोलिक दशा कौन कौन चीज चाहिए? तो 3 गो चीज। पहले तो मिट्टी, तापमान, वर्षा। हो गया क्लियर? उसको देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग अपना लगा लो कि देखो भारत में कृषि के लिए कौन कौन भौगोलिक दशा। तब भौगोलिक दशा में तो 3 ही चीज चाहिए ज्यादा। मिट्टी, तब पूरे भारत में की अगर मिट्टी की हम तुलना करते हैं तो सबसे ज्यादा समतल मैदान है क्या? और भी जलोढ़ और दोमट मिट्टी है। क्लियर है? कहीं काली मृदा है। चलिए, तो मिला जुला करके सब जगह समतल मृदा है जो खेती के लिए उपयुक्त है। तब भारत में एगो ये उपलब्ध है। दूसरा क्या बताया हमने? तापमान। तो तापमान लगभग भारत में सब जगह एक जैसा है, यानी कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। और जहां कम है तो कम वाला फसल लगा लेते हैं, और जहां ज्यादा तो ज्यादा वाला लगा लेते हैं। हो गया। तीसरी है वर्षा। पूरे भारत के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सभी राज्यों में कमो और बेश वर्षा होती ही है, कोई प्रदेश सूखा नहीं है। ठीक है? और जहां पर वर्षा होती है तो उस हिसाब से, अगर मानसूनी वर्षा है जहां, तो मानसूनी के हिसाब से हम लोग फसल लगाते हैं। जहां शीतकालीन वर्षा है वहां शीतकालीन। अब दक्षिण भारत में शीतकालीन होती है, लौटते मानसून की वर्षा होती है। क्लास 9th में पढ़े होंगे और 8 में पढ़े होंगे, लौटते मानसून की वर्षा सुने होंगे। चलती कैसे है? तो इधर से चली है, बंगाल की खाड़ी में उठी, तब गई सबसे पहले उत्तर की ओर भागती है और मेघालय में वर्षा कराती है। इधर हिमालय के पहाड़ से टकरा जाती है, नहीं तो चल जाती है उज्जैन में। हिमालय रोक देती है उसको, कहते उन्हें ना जाए कि अपने भारत में रह गए। तो उछल जाती है, असम होती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उधर से चल जाती है। अब फिर ऐसे करके घूम के चल आते हैं।
तो इधर से आती है, किधर से, अरब सागर से होकर के सतलुज नदी घुमा देती है उसको। कहते हैं उन्हें कहाँ जा रहा है, उधर पाकिस्तान हो गया, तो घूम जाओ यहीं से, तो इधर से घूम जाती है, और घूम के अरब सागर से होकर के फिर इधर, फिर महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु में वर्षा कराती है। नहीं, उठी थी जून जुलाई में, यहाँ से जून जुलाई में, इसको जाते 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 है आते आते हो जाता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ आके वर्षा कराती है। एनी डाउट? चलिए, तो अब समझ में आ गई ना कि भारत में कौन कौन सी भौगोलिक सुविधा उपलब्ध है। 3 चीज लिख दीजिएगा, अपने मन से हो जाएगी याद, कि इसको याद कर लीजिएगा। भारत में कृषि के लिए विशाल भूमि है, भारत में कृषि के प्रतिशत भी उच्च है, भारत में बहुत उपजाऊ मिट्टी है, भारत में जलवायु के अनुकूल है। इसको नहीं लिखना है, अपने मन से लिख लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगर याद रहेगा तो अपने लिख लेना है। देखिए, भारत किन कृषि जन्य पदार्थों का निर्यात करता है, किन्हीं 5 का उल्लेख करिए। सुनिएगा, अब भारत जो है ना, बहुत सारे कृषि पदार्थों का निर्यात करता है। निर्यात मतलब समझते हैं, बेचना, बेचना। आयात का मतलब खरीदना। देखिए, भारत की आबादी तो भाई बहुत ज्यादा है, बाजार तो एकदम भरा पड़ा है, कुछो करिए चाट पूछ के लोग खा जाता है, क्योंकि आबादी इतना ना है, तो अपना तो भर पेट पूर्व नहीं करता है था। लेकिन फिर भी हम लोग कृषि उत्पादन इतना बढ़ाए हैं कि हम लोग अपने कुछ कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के हाथे बेचते भी हैं। तो कौन कौन से बेचते हैं बुआरे? तो गन्ना बेचते हैं, तेलहन बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, मसाले बेचते हैं, रबर। लेकिन तेलहन नहीं लिखना है यहाँ से, यहाँ पर लिखना तुम चाय, चाय और कॉफी, ठीक है। तेलहन तो हम लोग खरीदते हैं, गलती लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। गन्ना हम लोग बेचते हैं चाय और कॉफी पेय पदार्थ में, तंबाकू हम लोग बेचते हैं, मसाले बेचते हैं, रबर बेचते हैं, कपास भी बेचते हैं, कपास खरीदते भी है और बेचते भी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो घटिया किस्म का अपने यहाँ होता है उसको बेच देते हैं, और जो अच्छा किस्म का है उसको मंगवा लेते हैं। हाँ, देखिए होता क्या है, जैसे देखिए समझिए ना थोड़ा सा, कि हम लोग उत्पादन करते हैं, तो हमसे भी तो कोई गरीब देश होगा, इंडिया से भी तो कोई गरीब देश है, वो तो हमसे भी थोड़ा सा खराब कपड़ा पहनता होगा। जैसे जैसे हम लोग अमीर होते जाते हैं, हमारी क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो 150 वाला कपड़ा खरीदिएगा, पसंद आएगा वही, क्योंकि पॉकेट अलाउ करती है। और जब पैसा ज्यादा हो जाता है, तब 1300 वाला अलाउ करेगा, 1500 वाला अलाउ करेगा। क्या होता है कि नहीं होता? जैसा पैसा रहता है वैसा क्या, या कुछ आदमी कंजूस रहता है तो वो अलग बातें हैं। जैसे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग बच्चा थे, तो हमारे पिताजी 20 रुपए में फुल पैंट ला देते थे, तभी हम बहुत खुश होते थे, क्या है कि नहीं। अभी हम लोग अगर खरीदने जाते हैं, तो ऐसे भाई हम ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि वही चीज ना सस्ता में भी मिल जाता है, तो हम लोग लेकिन कभी कभी शौक से एक आध को खरीदते हैं। तो पेवेलियन का जींस खरीदिएगा तो 1400 1500 में देता है, नहीं देता है, तो वो पसंद करते हैं, तभी उतना खुश नहीं है जितना 20 रुपया वाला में खुश होते थे। चलिए आएगी तब, तो हम लोग क्या क्या भेजते हैं बुआरे? गन्ना। तब क्या भेजते हैं? तंबाकू, मसाले, रबर। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, सबके बारे में। तो लिखेंगे भारत में गन्ना की खेती अच्छी होती है, उत्तर भारत में इसकी कृषि कम हो गई है, और दक्षिण भारत में इसकी कृषि बढ़ गई है, क्योंकि वहां भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है। अब चाय और कॉफी देखेंगे, चाय और कॉफी दोनों रोपण फसलें हैं। चाय की खेती में हम लोग, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और इसकी सबसे ज्यादा खेती असम और मेघालय के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें की जाती है। कोई दिक्कत? कॉफी की बात करेंगे तो कॉफी दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन राज्यों में की जाती है, ठीक है। अब आगे तंबाकू, तो लगभग उड़ीसा, बिहार में तंबाकू की अच्छी खेती होती है, ठीक है। तो हम लोग तंबाकू अपने देश से दूसरे देश भी निर्यात करते हैं, इसका अपने यहाँ तंबाकू अच्छी खेती होती है। मसाले, तो मसाले भारत में भी अच्छी खेती होती है, मसाला लगभग सब राज्य में भी होती है। साथ साथ केरल और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो हम लोग यहाँ से बहुत सारे जो महंगे मसाले हैं, जैसे जायफल है, काली मिर्च है, जीरा है, अजवाइन है ना, ये सब हम लोग भेजते हैं, ठीक है। इसके अलावा रबर, हमारे देश के दक्षिणी राज्य हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु में रबर की खेती अच्छी होती है, और हम लोग उसको दूसरे देश निर्यात करते हैं। रबर समझ रहे हैं ना सब लोग? अरे वो नहीं रहे, वो थोड़ी भेजते हैं हम लोग। रबर जो है ना, पौधा होता है, जैसे अपने यहाँ ना बौर का पौधा देखा है, स्कूल के सामने जो बगल में सलेश बाबा का स्थान है, वहां पर एगो पेड़ है ना, बौर का पेड़ देखे है ना, उसको तोड़िएगा ना तो उसके पत्ती से ना दूध निकलती है। उसी तरह से वैसे पौधा होता है, लेकिन बौर का पत्ता थोड़ा सा ज्यादा गोल होता है, ये लंबा लेकिन मोटा होता है।
उसके पत्ती को काट कर उसके दूध को निकाला जाता है। पत्ती काट काट के बड़ा मेहनत से पत्ती काट दिया, जैसे तारी वाला नहीं छिप छिप के निकालता है तारी, तो उसी तरह से निकालता है। वो दूध को जमा करता है, उससे रबर बनाई जाती है। जानते हैं फ्रांस के पेरिस में रबर की सड़क है, धंसने वाला नहीं रहता है, मजबूत वाला रबर रहता है। चलिए आइए किताब की ओर, बातें नहीं करेंगे हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3, भारत में कृषि के दो प्रमुख ऋतुएं कौन कौन से हैं? उनमें उगाई जाने वाले फसलों को किन किन अलग अलग दो नामों से पुकारा जाता है? देखिए बाजी, तब भारत के ऐसे तो 3 मौसम है, कृषि के कितने मौसम? 3, लेकिन मूल रूप से यहाँ कहता है 2 का वर्णन। तब प्रमुख में है खरीफ और रबी, हो गया। तब खरीफ में उगाई जाने वाली फसल यानी बरसात में, तब वर्षा वाली फसल में कौन कौन? तब मकई है, धान है, हल्दी है, ये सब किसकी है? गन्ना है, ये सब किसका हो गया? खरीफ। अब चलते हैं, दूसरा है हमारी कौन? रबी। रबी माने जारा, तो जारा में कौन कौन? गेहूं, चना, मटर, फिर आलू, ये सब क्या है उसकी? हो गया रबी फसल हो गया। तो वो जारा वाली फसल तो उसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, ये इसकी फसल की बुआई कब होती है? रबी वाली की अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, अब फरवरी मार्च में काट ली जाती है। और खरीफ वाली की जून जुलाई में बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। किसी को डाउट? तो 2 कृषि मौसम है, दोनों के बारे में 4 लाइन लिखना था। समझ में आ गई? आगे चलूं? आगे, पश्चिमोत्तर भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? उसके 3 सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है? किन 2 व्यावसायिक फसलों की खेती से उसे होर लेनी पड़ती है? पश्चिमोत्तर, अभी तक पूरब में ना हम लोग पश्चिम बंगाल देखे थे, अब बिहार। अब पश्चिमोत्तर माने पंजाब और हरियाणा। अब दिमाग में आ गया? पश्चिमोत्तर में कौन कौन? अब पूछ, इन्हें कहा जो पंजाब हरियाणा नहीं कहा, कह दिया पश्चिमोत्तर, कोई बात नहीं। प्रमुख खाद्यान्न, तो वहां के लोग ज्यादा क्या खाते हैं? रोटी ज्यादा पसंद करते हैं। वो लोग चावल नहीं पसंद करते हैं, रोटी, है ना? तब बाजरे की रोटी हो, गेहूं की रोटी हो, या मक्के की रोटी हो, वो लोग ज्यादा यही पसंद करते हैं। तो रोटी ज्यादा यानी कि गेहूं की और बाजरे की। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? वहां के प्रमुख खाद्यान्न में कौन कौन? गेहूं, बाजरा। चलिए आगे, उसके 3 सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। अब गेहूं के उत्पादक राज्य कौन कौन? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हो गया अकेला 32%। चलिए ये तो समझ गए। अब आगे, किन 2 व्यावसायिक फसलों की खेती से होर लेनी पड़ी है? तो व्यावसायिक फसल में कौन कौन उसको होर लेनी पड़ी है? अभी जैसे हम लोग वहां पर सबसे मेन है धान, वहां के लिए धान, वो धान खेती किसके लिए करती है? वो बेचने के लिए, उसके लिए वो व्यापारिक फसल है। इसके अलावे और फसल है, जैसे गन्ना है, कपास है, इस सब से उसको थोड़ा सा होर लेना पड़ा है, तो वहां उत्पादन उसको कम हो रहा है। ठीक है, चलिए ये समझ गया ना? बारी बारी से लाइन से लिखेंगे। देखिए, पश्चिमोत्तर भारत के प्रमुख खाद्यान्न है, पंजाब हरियाणा दिमाग में लगा दिए, और तब सोचे वहां क्या खाता है लोग, तो वहां खाता है रोटी, तो गेहूं की खाता है या बाजरे की खाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद उनके 3 सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, राज्य में वही लिख देंगे, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। अब किन 2 व्यावसायिक फसल, तो गन्ना और कपास है। धान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन धान खदानने में आ जाती है, इसलिए उसका नाम ना लिखे, गन्ना और कपास लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हैं भारत के 2 शुष्क खदान्य फसल कौन कौन सी है? शुष्क खदान्य फसल है। अब देखिए, शुष्क का मतलब जो कम वर्षा में हो जाए ऐसे फसल, या वर्षा में भी हो जाए, चलिए रखिए ना। तो कौन कौन फसल? तो खदान्य में कौन कौन? तो ज्वार और बाजरा, हो गया। आपको याद रखना होगा, केवल इसे में कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। भारत के 2 शुष्क खदान्य फसल में कौन? तो ज्वार, बाजरा। उनके प्रमुख उत्पादक, अब ज्वार कहाँ कहाँ खेती होती है, बाजरा कहाँ कहाँ होती है, वो लिखना है। और 7-8 गो राज्य में होती है, 2-3 गो लिख दीजिएगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हो गया, हो गया। यही तो है नाम देख रहे हैं ना, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। बाजरा का सबसे उत्पादक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दोनों में तो गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान है कि नहीं है? इधर उत्तर प्रदेश भी है, ये है, दोनों में नहीं है, हो गया। अगर मान लीजिए भाई यहाँ नहीं था, जाई झट्ठा में मार दीजिएगा, ज्वार बाजरा में वही रख दीजिएगा, उधर वाला गुजरात और
राजस्थान। कहेगा सर जी ऐसा का है, वो गाना हम लोग सुने हैं, गाना गाना कि बाजरे की खेत में तुमको ले जाऊंगी, नहीं सर सुने हैं? नहीं देखिए, हंसने की बात नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। अब उसमें गाना को देखिएगा ना, सुनिए, उसको जब आप देखेंगे ना गाना में, तो उसमें जो मतलब नायक नायिका है, यानी जिसको हीरो हीरोइन कहते हैं, वो पंजाबी ड्रेस में है। सुनिएगा थोड़ा सा गौर करके, देखिए गाना, गाना कुछ समझिए क्वेश्चन के हिसाब से, अब उसको गाना को गाना के हिसाब से नहीं। जब वो गाना देखेंगे आप, कभी देखिएगा मौका मिलेगा तो उसमें जो हीरो हीरोइन यानी कि नायक नायिका है, वो पंजाबी ड्रेस में है, हमने देखा है। तब पंजाबी ड्रेस, इसका मतलब है कि वो राजस्थान का होगा, पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा। इसका मतलब उस क्षेत्र में इसकी खेती ज्यादा होती होगी। दैट्स ऑल। चलिए आगे चलेंगे, सुनेंगे मेरे भाई। मकई के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य। अब देखो मकई की बात, तब बिहार में तो होबे ही करता है। बगल में सबसे मेन ज्यादा मकई की खेती उड़ीसा में होती है, ठीक है? तो उड़ीसा में होती ही है, पश्चिम बंगाल हो ही गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो अपना बिहार के इन्ने वाला इन्ने वाला इन्ने वाला बगल वाला सबको लिख दो। कौन कौन? तो लिख दो प्रमुख उत्पादक राज्य में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। हो गया क्लियर? प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम हो गया। तो इस सब में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाइएगा कि कहाँ से कौन सी खेती होती है, हम लोग पूरा वहां से देख ही लिए थे। अब आगे कहता है, देखिए उत्पादक गरीब किसान के लिए इसका बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका उत्पादन ज्यादा होती है, प्रति हेक्टेयर ना उत्पादन ज्यादा होती है। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, मकई का प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा है। अगर किसान, अगर मान लीजिए जैसे सपोज समझिए, हमारे पास अगर 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा, हम अगर 1 बीघा में धान की खेती करेंगे तो 5 कुंटल हम निकालेंगे धान। गेहूं अगर हम उत्पादन करेंगे तो हम लोग 7 कुंटल उत्पादन करेंगे, लेकिन मक्का करेंगे तो 14 कुंटल करेंगे। मक्का का ज्यादा उत्पादन होती है। अब किसान को इससे क्या हुआ कि उत्पादन ज्यादा हुआ, तो इससे किसान को ज्यादा लाभ होती है, मेहनत भी उसको कम लगता है, उसमें खर्च कम लगती है। मकई की खेती में जो मतलब अन्य उर्वरक हैं या अन्य प्रकार की जो मेहनत है, वो कम खर्च करना पड़ता है। तो गरीब किसान को उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, तो इसीलिए उनके लिए कृषि अच्छी मानी जाती है। कोई दिक्कत? खदानने में भी हो जाता है, अब बिक भी जाता है। समझिएगा थोड़ा सा, मकई इसके लिए क्यों महत्व है किसान के लिए? क्योंकि इस कृषि में उन्हें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, कम खर्च में उत्पादन ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अपने यहाँ किसान देखिए ना, सब लोग मकई की खेती कर देते हैं। क्यों? कि कम खर्च में ज्यादा क्या, 1-2 बार सिंचाई कर देते हैं। आ, अम, हाँ सही बता रहे हैं, तो वो टाइम में होती है, अभी वाला में नहीं होती है। अरे वो तो वो, सुनिए ना, वो कृषि जो हम लोग किए हैं, बैसाख वाला जो मकई है, वो हम लोग के यहाँ जबरदस्ती है। हम लोग मकई की खेती जो बैसाख में करते हैं, वो कौन खेती करते हैं हम लोग? जबरदस्ती। हमारी मिट्टी अलाउ नहीं करती है उसके लिए, हमारी जलवायु अलाउ नहीं कर रही है, पेट अलाउ कर रही है, इसीलिए जबरदस्ती उसको खेती करते हैं। क्या हो, हम लोग पहले भदवारी में ही करते थे खेती। हम लोग बच्चा जब थे, कब होती थी? भादों में एक बार होती थी, बात खत्म, उसके बाद नहीं होती थी। आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो मेहनत करिए। क्या? चलिए, उतना टीका टिप्पणी नहीं करने का है, हम लोगों को अपना जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में लिखना है। तब मकई किसान के लिए क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा उसको खर्च नहीं करना है, उत्पादन प्रति हेक्टेयर लाभ क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए उसे किसान को ना ज्यादा लाभ मिल जाता है। साथ साथ उसके लिए एक प्रमुख खाद्यान्न भी हो जाता है, सस्ता दर में वो खा भी लेता है उसको। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए ना, लिख रहा है कम समय में तैयार हो जाता है, किसान को इससे ज्यादा लाभ मिलता है, तो लाभ मिलता है तब ना करता है। आगे सुनिएगा मेरे भाई, बातें नहीं करेंगे। हमारे खदानों के भावी बजट पर टिप्पणी। देखिए हम लोग अभी थोड़ा समझा रहे थे भावी बजट, हम लोग क्या पढ़े थे कि जब हमारी देश आजाद हुई थी तो 37 करोड़ हमारी आबादी थी, तब 5 करोड़ टन अनाज के उत्पादन से काम चल रहा था। 2012 तक हमारी आबादी हो गई 121 करोड़, यानी 3 गुनी से ज्यादा वृद्धि हुई, तो हमारी खाद्यान्न उत्पादन हो गई 5 से 25 करोड़, यानी 5 गुनी उत्पादन वृद्धि हुई है। लेकिन एक आंकड़ा बता रही है कि 2040 तक हमारी आबादी 200 करोड़ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में
हमें 42 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। क्या हम उत्पादन कर पाएंगे? ये हमारी भावी बजट है। क्लियर? बजट का मतलब होता है पहले से एक आंकड़ा तैयार कर लेना कि आप कितना खर्च करने वाले। जैसे देखिए, अब मान लीजिए हमारे कुमकुम का मकान बनने वाले, तो इसके पिताजी सोच रहे हैं कि 3 गो रूम बनाएंगे, 3 गो रूम बनाएंगे, एक बरामदा होगी, सब कुछ मिला करके लगभग 10 लाख खर्च हो जाएंगे। एक आंकड़ा वो तैयार किए हैं कि 10 लाख खर्च हो जाएंगे। तो 10 लाख पूंजी हमारे पास है, 7 लाख तो फलाने बैंक में है, 2 लाख वहां है, 1 लाख कम रहा। ये बजट है, ये पहले सोच लेना क्या हो गया? बजट। वही हमारी देश की आबादी 100-200 करोड़ हो जाएगी, तब 42 करोड़ टन उत्पन्न कर पाएंगे। यही हमारी भावी बजट है। कोई दिक्कत? एनी डाउट? समझे? आगे चलते हैं, सुनिएगा। भारत की 2 प्रमुख पेय फसलें, तो कौन कौन पेय फसल है? चाय पीते हैं नेता। अच्छा, अब कहते हैं उनके उत्पादन के भौगोलिक दशा क्या समानता और क्या असमानता मिलती है। माने उनके उत्पादन के लिए क्या क्या भौगोलिक दशा। तो चाय की खेती के लिए पहले लिख दीजिए, चाय की खेती के लिए तापमान कितना? 25 से 30 डिग्री। वर्षा कितना? 150 से 500। मिट्टी कैसी चाहिए? जलोढ़ और ढालुआ वाली, ठीक है ना? चलिए, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब चलते हैं कपास के लिए, कहवा के लिए, सॉरी कपास नहीं, कहवा के लिए। तो तापमान भी कितना चाहिए उसको? तो उसको भी 25 से 30 चाहिए। दोनों में समानता हो गया कि चाय की खेती के लिए भी कितना, कहवा के लिए भी कितना। कोई दिक्कत? वर्षा, उसको भी 150 चाहिए, तो इसको भी 200 से 300 चाहिए। ये दोनों की समानता हो गई। हाँ, मिट्टी उसको चाहिए कैसी? जलोढ़ वाला ढालुआ। इसको ढालुआ भूमि नहीं चाहिए, इसको चाहिए काली मृदा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है वहां पर। किसी को दिक्कत? दोनों के भूमि में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब अगर अंतर नहीं होती, जब सेम सेम सब कुछ मिलिए रहा होता, कहवा भी तो वहां हो जाता असम में, ये भी तो तय हो जाता खेती वहां पर। थोड़ा सा कुछ अंतर है ना, इसीलिए। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज कैसे रहेगा, 9 नंबर क्वेश्चन। भारत के 2 रेशेदार फसल जिससे रेशा मिलती है, तो कौन कौन? तो जूट है और कपास है। तो जूट कहाँ खेती होती है? तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में। और कपास की खेती कहाँ? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। तो भारत के 2 रेशेदार फसल के नाम समझ गए ना? कौन कौन? किसे सुनहरा रेशा और किसे उजला सोना कहते हैं? तो जूट को कहते हैं हम लोग सुनहरा रेशा, उजला सोना किसको कहते हैं? कपास। दोनों के उत्पादन दशा में क्या भिन्नता पाई जाती है? अब दोनों के लिए भिन्नता, तो देखिए जूट के लिए वर्षा चाहिए बउआ रे बहुत ज्यादा, कम से कम 200 300 400 सेमी चाहिए वर्षा जूट के लिए, क्योंकि ज्यादा पानी रहता है ना, ज्यादा वर्षा विकास करता है, खूब मोटाता है पौधा, ठीक है ना? जिस साल कम वर्षा होती थी ना, संठी सुख सुख पतरी हो जाती थी, तो रोया कम उसको मिलेगा ना। आज जोन साल वर्षा अच्छा होती थी, पौधा बहुत मोटा मोटा हो जाता था। जितने मोट होगा उतने छिलका ना होगा, हमरा में से छिलका ज्यादा निकलेगा, और कोई पातर दुबर होगा उसमें से छिलका कम निकलेगा। क्या समझ में आई बातें? पहला तो जूट के लिए क्या चाहिए? वर्षा कितना? 200 से 300 हो गया। मिट्टी कैसी चाहिए? तो समतल और जलोढ़, समतल और जलोढ़। तापमान कितना आता? 25 30 40 चलेगा तो चलेगा, लेकिन 25 30 हो गया। हो गया क्लियर? अब आगे चलिए। अब दूसरा हमारा क्या है? कपास। तो कपास की मिट्टी चाहिए काली, यहाँ चाहिए जलोढ़ और समतल, लेकिन उसको चाहिए काली। हो गया। तापमान कितना? तब 20 से 25, तापमान 20 से 25 चाहिए, लेकिन वर्षा उसको 200 सेमी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो एगो समानता है, अंतर नहीं है, मिट्टी का अंतर नहीं है। मिट्टी नहीं होगा तो कैसे होगा खेती? क्या कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, स्क्रीन शॉट लेंगे, लीजिए स्क्रीन शॉट।